दोस्तों वेलकम टू सॉल्यूशन वाला। तो भाई जो हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डीएसएसबी एनवीएस केवीएस की टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के लिए, तो भाई आज उसका सेकंड पार्ट है। और जो मैं आपके सामने ये क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ इसकी पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन टेलीग्राम चैनल पे भी साथ साथ अपलोड करता रहूंगा, तो आप उसको भी ज्वाइन करते रहिए। और भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस टेलीग्राम ग्रुप में पेपर से और स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज का हमारा पहला क्वेश्चन। डैश मीन्स impaired विजन इन वन आई ड्यू टू लैक ऑफ इट्स यूज इन अर्ली चाइल्डहुड। तो भाई ये बोल रखा है कि कौन सी ऐसी जो है बीमारी होती है जो इस वजह से होती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी एक आंख को कम यूज करते हैं और दूसरी आंख को ज्यादा करते हैं। तो भाई ऑप्शन में हमें गिवन है एम्ब्लोपिया, कैटरेक्ट, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा। तो चलिए भाई समझते हैं चारों ऑप्शंस को और फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले जो हमें ब्लाइंडनेस बचपन में होती है हम उसको कंजेंशियल ब्लाइंडनेस बोल देते हैं भाई, ठीक है। देखो कुछ तो हमें क्या होता है फिजिकल इंजरी की वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है कि भाई किसी को चोट लग गई उसकी वजह से आंखें खराब होगी, लेकिन कुछ बाय बर्थ होती हैं और उन बाय बर्थ वाली जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम बोल देते हैं कंजेंशियल, ठीक है, कंजेंशियल ब्लाइंडनेस। तो इसके भी बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये हो सकता है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो जाती हैं बर्थ के टाइम पे, बच्चे का ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता तो उस वजह से कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉजेज भी हो जाते हैं। और क्या होता है कि आंख को फिजिकल डैमेज हो जाती है, ठीक है। कुछ जेनेटिक कंडीशन होती है जैसे एल्बिनिज्म हो गया, इसमें क्या होता है मेलेनिन हार्मोन जो होता है वो हमारे जो मेलेनिन हार्मोन की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हेयर्स कम आते हैं और जो स्किन का कलर होता है वो और ज़्यादा पेल हो जाता है और कई बार उससे हमारा जो विजन है वो भी इफेक्ट होता है, इससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। अच्छा, और एक और का कॉज जिसका हो सकता है कि भाई पैरासाइटिक जो इन्फेक्शन हो जाए वो मदर को हो जाए, जैसे टोक्सोप्लाज्मोसिस हो गया या फिर रूबेला वायरस हो गया, उसकी वजह से भी ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो भाई हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक आंख को कम यूज करने की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो भाई उस प्रॉब्लम का जो नाम है वो है एम्ब्लोपिया, ठीक है भाई। एम्ब्लोपिया एक ऐसी बीमारी है जो किस वजह से होती है कि भाई जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो ये जेनेटिक बीमारी है और ये क्या करते हैं एक आंख से ज्यादा देखते हैं और दूसरी का कम यूज करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है जो ब्रेन में सिग्नल पहुंचता है ना दूसरी आंख से, ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, उसको डिकोड नहीं करता ना उसको एनकोड करता है। तो इस वजह से सिर्फ एक ही आंख से हमें प्रॉपर दिखता है, दूसरी आंख से प्रॉपर दिखना बंद हो जाता है भाई। और इसी बीमारी को हम क्या बोल देते हैं, लीजी आई बोल देते हैं। और भाई ये चश्मे से या सर्जरी की वजह से ठीक हो सकती है। चलिए देखते हैं आगे हमें क्या गिवन है। कैटरेक्ट गिवन है भाई। कैटरेक्ट में क्या होता है हमारी आंख के ऊपर ऐसे एक सफेद रंग की झिल्ली आ जाती है, इससे क्या होता है कि भाई जो हमारा विजन है वो ब्लर हो जाता है, इसको भी ऑपरेशन करके हटा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये बूढ़े लोगों में होती है लेकिन कई बार छोटे बच्चों में बचपन से हो जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्गिनेटल कैटरेक्ट बोल देते हैं भाई उसको। उसके बाद ग्लूकोमा हो गया। ग्लूकोमा में क्या होता है, ये देखिए ये आपकी नर्व है, नॉर्मल आई की नर्व है, ये आपका रेटिना है और ये आई सॉकेट है। तो क्या होता है आई सॉकेट के अंदर जब प्रेशर बिल्डअप हो जाता है लिक्विड फिल होने की वजह से, और प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से क्या होता है ये जो नर्व है ये पीछे चली जाती है और जब हमारी जो ऑप्टिक नर्व है यही पीछे चली जाएगी तो ब्रेन में सिग्नल नहीं जाएगा, तो ये भी एक रीजन बन जाता है जिससे हमारी साइट खराब होती है। और लास्ट है भाई ट्रैकोमा। ये क्या है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आईलिड के अंदर, जो हमारी आंख की आईलिड होती है उसके नीचे ऐसे छोटे छोटे डॉट हो जाते हैं और जैसे जैसे ये बढ़ता रहता है इससे जो हमारे आईज का ऊपर आई बॉल होती है उसके साथ रब हो के उसको खराब कर देती है, ठीक है भाई। तो ये जो है ये वेरी कॉन्टेजियस डिजीज है, ये आपके मतलब कि जैसे आंसू किसी को लग गया या फिर बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज हुए तो उस वजह से ये फैल सकती है भाई, ठीक है। और जिस बैक्टीरिया की वजह से होती है क्लेमिडिया ट्रैकोमेटिस बैक्टीरिया का नाम है, ये भी कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। तो भाई इसका सही जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का हमारा वो होगा एम्ब्लोपिया, मंद दृष्टि। तो चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है पीपल विद विच टाइप ऑफ हियरिंग लॉस नीड कोचलियर implants टू गेन एक्सेस टू द स्पोकन वर्ड एंड साउंड इन देयर एनवायरनमेंट। तो भाई देखो सबसे पहले हियरिंग लॉस की बात की गई है, हियरिंग लॉस, ठीक है भाई। और हियरिंग लॉस, ठीक है, और कौन से हियरिंग लॉस में हमें किसकी जरूरत पड़ती है भाई, कोचलियर की, ठीक है, कोचलियर इम्प्लांट्स की।
तो देखिए मैं आपको एक फिगर की हेल्प से ये सारा समझाता हूँ कि कैसे क्या होता है। हमें ऑप्शन में गिवन है भाई कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, माइल्ड हियरिंग लॉस और मॉडरेट हियरिंग लॉस। इन चारों में से हमारा आंसर क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। देखो ये फिगर है, सबसे पहले ऊपर गिवन है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। इसके अंदर क्या होता है भाई, कोई भी साउंड आई, ठीक है, साउंड आई तो आउटर ईयर तक नहीं पहुंची, मिडल ईयर तक नहीं पहुंची, लेकिन जो इनर ईयर है जहां से हमारी नर्व जाती है ब्रेन के अंदर, जहां से सिग्नल ट्रांसमिट होता है, वहां पे साउंड चली जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बंदे को ऊंचा सुनता है। अगर आप बहुत जोर से चिल्लाएंगे उसके कान के पास तो ही एयर की वाइब्रेशन अंदर होगी और उसे सुनने लग जाएगा। तो इसके लिए हमें कोई न्यूरोलॉजिकल इंप्लांट्स की जरूरत नहीं है। नॉर्मली अगर आप कानों में ऐसे उंगलियां भी डाल लेंगे तो आपको वो सुनने लग जाएगा, क्योंकि एयर प्रेशर बिल्डअप होकर क्या करता है, आउटर ईयर और मिडल ईयर के अंदर प्रेशर क्रिएट करता है। उस वजह से जो साउंड वेव्स होती है वो आपके फाइनल जो इनर ईयर है वहां तक पहुंच नहीं पाती, ठीक है। तो इसमें हमें किसी इंप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज है भाई जिसको हम बोल देते हैं सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका आउटर ईयर है वो भी बिल्कुल ओके है, मिडल ईयर ओके है, लेकिन जो इनर ईयर है ना वहां पे प्रॉब्लम है। कोई भी आप, या तो आपकी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा है ईयर आपका, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई नर्व डैमेज हो जाएगी या कुछ भी। तो इनर ईयर की जो प्रॉब्लम है, इसको अब ये नहीं है कि आप कान में चिल्लाएंगे तो वहां आवाज पहुंच जाएगी, नहीं। इसके लिए हमें न्यूरल इंप्लांट्स की जरूरत पड़ती है, और इन्हीं न्यूरल इंप्लांट को हम कोचलियर इंप्लांट बोलते हैं भाई। इसमें क्या होता है, एक ये ट्रांसमीटर होता है, माइक्रोफोन और प्रोसेसर यहाँ लगा होता है, ठीक है भाई। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे ऊपर जो रिसीवर है वो इलेक्ट्रोड्स के थ्रू कहां पे, जो हमारे कोचलिया होती है, यहाँ पे जो ये कोचलिया है, जो जहां से सिग्नल ट्रांसफर होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड डाल के और यहाँ तक छोड़ देते हैं, यहाँ ट्रांसमीटर लगा होता है। तो क्या होता है, जब भी वो सुनता है तो जो ये ट्रांसमीटर के थ्रू सिग्नल क्या होता है, ब्रेन में ट्रांसफर हो जाता है और हमें सुनाई देने लग जाता है, ठीक है भाई। और ऑप्शन में हमारे पास था माइल्ड हियरिंग लॉस और मॉडरेट हियरिंग लॉस। ये दोनों किसके अंदर आ जाते हैं, ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के अंदर हमें क्या न्यूरल इंप्लांट की या कोचलियर इंप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डैश इज द सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय एन एक्सपर्ट टू ए नोवाइस इन इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग। कि भाई एक नोवाइस को, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हैं किसी भी नो सिखिए को जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा, तो उसको क्या बोल देते हैं भाई, ठीक है। तो हमें ऑप्शन में गिवन है एसिमिलेशन, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग और पीयर लर्निंग भाई। तो चलिए इन चारों को समझते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। तो देखिए भाई सबसे पहले स्कैफोल्डिंग का जिक्र करते हैं। तो स्कैफोल्डिंग इज द सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय एन एक्सपर्ट टू ए नोवाइस इन इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग। तो भाई वाइगोस्की ने जिक्र किया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में बार बार थ्योरी आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको शॉर्टकट तरीके से और ट्रिक के द्वारा ये सारी थ्योरी जितनी भी हमारी हैं स्पेशल एजुकेशन की करवाऊं, तो आप प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए एक स्पेशल सी सीरीज लाऊंगा जिसमें आपको सारी की सारी सीरीज जो हैं थ्योरीज हैं वो ट्रिक की हेल्प से इजीली समझ में आ जाए, इस तरह से करवा दी जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई। स्कैफोल्डिंग इज द सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय एक्सपर्ट टू ए नोवाइस। तो भाई इसका आंसर तो डायरेक्ट स्कैफोल्डिंग हो ही गया, ठीक है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है भाई, यही हेल्प है जो प्रोवाइड की जाती है किसको, एक नौसिखिए को एक्सपर्ट के द्वारा, ठीक है भाई। अच्छा उसके बाद क्या था, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है भाई, ये दो चीजें होती हैं कि भाई एक तो जो लर्नर है, ठीक है, वो बिना किसी हेल्प के, विदाउट हेल्प कर पाता है, और एक जो लर्नर है वो विद हेल्प कर पाता है भाई एक्सपर्ट की, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो जोन होती है उसको हम बोल देते हैं प्रोक्सिमल जोन ऑफ डेवलपमेंट, PZD, ठीक है भाई। कि भाई जो हेल्प के बिना बच्चा काम कर पा रहा है और जो हेल्प के साथ कर पा रहा है, उसके बीच की जो स्टेज है उसको बोलते हैं। उसके बाद आया एसिमिलेशन। भाई एसिमिलेशन में क्या होता है कि आपने एक नॉलेज गेन कर रखी है, ठीक है, आपने एक पहले से एक धारणा बना रखी है, और जब आप नई नॉलेज गेन करते हो और उन दोनों को मिक्स करके एक और नई धारणा क्रिएट करते हो, तो उसी को हम एसिमिलेशन बोल देते हैं। कि भाई जो हम पहले से जानते हैं उसमें और इंफॉर्मेशन ऐड करके नॉलेज को और ग्रो करना। उसके बाद पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग ये होता है कि भाई जब स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को टीच करके पढ़ते हैं या एक दूसरे को पढ़ाते हैं, तो उसी को हम बोल देते हैं पीयर लर्निंग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which word is usually used to refer to a generalization that is still a conjure and has to be either proved to be true or shown to be false by mean of counter example। तो भाई इसने ये पूछ रखा है कि कौन सी ऐसी चीज है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या बताते हैं कि भाई जो चीज हमने एज्यूम की है वो सही ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर एग्जाम्पल या फिर उसके ऊपर रिसर्च करके। मान लीजिए आपने कोई XYZ स्टेटमेंट बता दी, अब आपके उसके ऊपर सोच ली कि भाई
XYZ स्टेटमेंट है, उसके ऊपर फिर आप रिसर्च करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे और फिर ये देखेंगे कि वो स्टेटमेंट गलत थी या सही थी। तो वो स्टेटमेंट क्या होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, तो भाई उसको हम बोल देते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है भाई, हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन एंड आइडिया दैट इज प्रपोज्ड फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, ताकि उसको हम टेस्ट कर सकें कि भाई वो गलत है या सही है। और ऑप्शन में दिया हुआ है भाई फैलेसी। फैलेसी क्या होती है, एक मिथ्या तर्क होता है भाई, कोई भी हम स्टेटमेंट में कोई इलॉजिकल स्टेप उठा ले उसको ही हम फैलेसी बोल देते हैं, भाई इस काम करने में हमने ये गलत चीज उठाई है, जिसका हमें ऑलरेडी पता होता है हाँ भाई ये गलत है। उसके बाद है भाई अजम्पशन। अजम्पशन क्या होता है, अजम्पशन हम ये मान के चलते हैं कि भाई हमेशा सही होगी। जैसे घर के बाहर बेल बजी है भाई, ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया हाँ भाई इस टाइम दूध वाला आया होगा, ठीक है, तो हम ट्रू ही मान के चलेंगे उसको। अजम्पशन हमेशा ट्रू होती है, लेकिन जिस अजम्पशन पे हम रिसर्च करने लग जाएं कि ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी, वो हाइपोथेसिस बन जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद जनरलाइजेशन गिवन है। जनरलाइजेशन हम किसका करते हैं, दो टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, उनको जनरलाइज करके कंबाइन कर दें, उनके ऊपर रिसर्च करके, तो वो उनका जनरलाइजेशन हो गया, ठीक है भाई। जब नंबर बोथ टुगेदर और जनरलाइज करके एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक उनमें हम देख लेते हैं कि दो चीजों में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और उसको फिर कंबाइन करके एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे देते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्ड्रन विद विच टाइप ऑफ डिसलेक्सिया आर एबल टू साउंड आउट इंडिविजुअल लेटर्स फोनेटिकली बट हैव ट्रबल आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स ऑफ लेटर इन द ग्रुप। अब भाई इसमें बच्चा ये बोल रहा है कि इंडिविजुअल लेटर, जैसे कि हमने ये दे दिया फ्लाई बोल दिया भाई, ठीक है, फ्लाई में एफ को पढ़ लेगा, एल को पढ़ लेगा, वाई को पढ़ लेगा, लेकिन पूरा फ्लाई नहीं पढ़ पाएगा भाई, ठीक है। और डिसलेक्सिया क्या होता है, लर्निंग डिसऑर्डर होता है भाई, ठीक है। तो डिसलेक्सिया का मतलब ये होता है कि भाई लर्निंग डिसऑर्डर है, बच्चा पूरी स्पेलिंग नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये पूछ रखा है कि आप बताइए कौन सा टाइप का डिसलेक्सिया है जिसके अंदर बच्चा पूरा ग्रुप तो पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन क्या कर लेगा, वो इंडिविजुअल जो है अल्फाबेट्स उनको पढ़ लेगा। तो चलिए देखते हैं भाई। देखो सबसे पहले डिसलेक्सिया, स्पेसिफिक लर्निंग कॉज्ड बाय डिफिकल्टी इन रीडिंग, स्पेलिंग, कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड डिकोडिंग। भाई इन किसी भी चीज में कोई भी अगर दिक्कत आती है तो हम उसको डिसलेक्सिया बोल देते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली जो स्पेलिंग रीड करने में आती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें गिवन था डीप डिसलेक्सिया, ठीक है। डीप डिसलेक्सिया के अंदर क्या होता है, जो सिनेमैटिक सब्सटीट्यूशन होती है ना वो हो जाती है भाई। जैसे कि बच्चे ने एक वर्ड देखा कि सिटी वर्ड देखा बच्चे ने, ठीक है, लेकिन वो सिटी से मिलता जुलता कोई वर्ड बोल देगा पढ़ते टाइम, वो सिटी को टाउन लिख देगा, ठीक है भाई। या फिर कई बार क्या होगा, जैसे कि फॉल लिखा होगा तो वो इसको उल्टा बोल देगा, लाफ बोल देगा इसको, ठीक है। तो इस ये वाली जो गड़बड़ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, डीप डिसलेक्सिया बोलते हैं भाई, ठीक है। इसमें सिनेमैटिक सब्सटीट्यूशन होता है कि भाई हाँ आप ना पढ़ तो रहे हैं सिटी, लेकिन आपके दिमाग में टाउन चल रहा है, उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड चल रहा है और आप वो बोल रहे हैं, ठीक है, उसको डीप डिसलेक्सिया बोलते हैं। अगली बात करते हैं डाइसिडेटिक डिसलेक्सिया। तो डाइसिडेटिक डिसलेक्सिया के अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर बच्चे को फोनेटिकली तो पता है कि ये फ्लाई है, ठीक है भाई, लेकिन वो इसको कर नहीं पा रहा है। एफ भी उसको पता है, एल भी उसको पता है, वाई है, लेकिन जब उसको ज्वाइन करके बोलेगा ना तो इसको फ्लो बोल देगा या फ्लू बोल देगा, लेकिन प्रॉपर फ्लाई नहीं बोल पाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसलेक्टिक डिसलेक्सिया बोलते हैं भाई। जैसे एग्जाम्पल, वो फोटो पढ़ेगा लेकिन उसको बोल देगा फोटो, FOTO, पढ़ सही रहा है फोनेटिकली, लेकिन स्पेलिंग वो गलत लिख रहा है भाई, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। उसके बाद आता है डायरेक्ट डिसलेक्सिया। डायरेक्ट डिसलेक्सिया के अंदर क्या होता है, बच्चा पूरे के पूरे टेक्स्ट को प्रॉपरली पढ़ देगा, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोल गया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है डायरेक्ट डिसलेक्सिया। और भाई ऑप्शन में एक गिवन है हमें, ये है डाइडिसिया डिसलेक्सिया। ये क्या होता है, ये इसी की स्पेलिंग चेंज की हुई है भाई, ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं होती। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेम द स्ट्रक्चर ऑफ साइंस दैट फॉलोज द लॉ ऑफ पार्सिमोनी ओपन टू इंटरप्रिटेशन एंड वेरिफिकेशन। ठीक है भाई, अब ये पूछ रखा है कि अब साइंस का वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो लॉ ऑफ पार्सिमोनी को फॉलो करता है, ठीक है, और जिसपे हम इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं और उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ पार्सिमोनी होता क्या भाई। तो लॉ ऑफ पार्सिमोनी क्या होता है कि जो क्या है कि भाई जो एक्सप्लेनेशन, किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन फ्यूएस्ट पॉसिबल अजम्पशन से हमने बना दी, ठीक है भाई। कोई भी मतलब कि हमने क्या किया, कोई एक्सप्लेनेशन क्रिएट करी हमने, जैसे कि क्या एक्सप्लेनेशन हम ये मान के चल सकते हैं कि भाई बारिश जो होती है वो बादलों से होती है, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम क्या देंगे भाई, बादलों में पानी कहां से आता है, समुद्र से पानी लेके आते हैं भाई, ठीक है। समुद्र से पानी कैसे उठाते हैं, इवेपोरेशन से। तो ये दो चार छोटी छोटी हम क्या करेंगे, एजम्पशन बनाएंगे और उससे ही फिर एक कंबाइंड स्टेटमेंट बना देंगे, वही लॉ ऑफ पार्सिमनी हो जाता है भाई, ठीक है। अब हमें थ्योरी के बारे में देखिए, थ्योरी होती क्या है। थ्योरी में हम क्या करते हैं कि भाई हम बहुत सारे जो सेगमेंट्स होते हैं उनको कंबाइन करते हैं उनके वेरिएबल्स को देख के, ठीक है। जैसे कि आपने एक थ्योरी क्रिएट करनी है, ठीक है,
तो आप बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस लेंगे, उन ऑब्जर्वेशंस में देखेंगे कॉमन चीज क्या है, उस कॉमन चीज को कंबाइन करके आप क्या बना देंगे, एक थ्योरी बना देंगे। तो आपने लॉ ऑफ पार्सिमनी फॉलो किया कि छोटी छोटी चीजों को आपने क्या किया, कंबाइन करके एक चीज बना दी और फ्यूएस्ट अजम्पशन उसमें आपने लेके चली, ठीक है भाई। तो ये देखिए थ्योरी आपका क्या होएगा, ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अगर आपने एक थ्योरी दे दी, उसके उसको यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं मान लेते हम, थ्योरी को बार बार एसिमिलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा थ्योरी। उसके बाद गिवन है फैक्ट, ठीक है। फैक्ट का मतलब क्या है, फैक्ट वो होता है जो चीज हो चुकी है, कि भाई सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है, ठीक है। हाँ, तो हमें पता है भाई वो ईस्ट से निकलता है, तो ये एक फैक्ट है, जो चीज हो चुकी है उसको हम फैक्ट लेके चलते हैं, ठीक है। अगली चीज होगी भाई जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। सिमिलर चीजों को एक साथ लेके और फिर उनसे एक नई चीज बना देना, उसको जनरलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट आ गया। तो भाई कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक जनरल आइडिया जिसको हम शॉर्ट फेज में बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि सब पूरा का पूरा हमें कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें ग्रेविटेशन फोर्स का पता है भाई, जब ऊपर से हम कोई चीज छोड़ते हैं ग्रेविटी की वजह से वो धरती पे जाती है। अब चाहे आप पत्थर छोड़ो, जो मर्जी छोड़ो, ठीक है, शिप छोड़ो, जो मर्जी छोड़ो, वो आगे धरती पे ही गिरेगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ गया, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीजों का एक कॉमन कॉन्सेप्ट दे दिया, ग्रेविटी, ठीक है। तो भाई ये हो जाता है कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। द इंटररिलेशनशिप अमंग द बेसिक एलिमेंट्स विद इन अ लार्जर स्ट्रक्चर enables them to function together, which type of knowledge is this? तो भाई ये पूछ रखा है कि बेसिक एलिमेंट्स होंगे किसके अंदर, बेसिक एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक लार्जर स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसा कौन सी नॉलेज के अंदर होता है भाई, ठीक है। और ऑप्शंस में हमें गिवन है फैक्चुअल नॉलेज, मेटाकॉग्निटिव, प्रोसीडुरल नॉलेज और कॉन्सेप्टुअल नॉलेज। तो चलिए इन सबको पहले पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले प्रोसीडुरल नॉलेज। तो प्रोसीडुरल नॉलेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भाई हमें एक प्रोसेस पता होता है कि स्टेप 1 2 3, हम ये 3 4 स्टेप्स में किसी टास्क को जब हम परफॉर्म करते हैं, उसकी नॉलेज को हम प्रोसीडुरल नॉलेज बोल देते हैं। जैसे कि आपको अपने स्कूल से घर जाना है, तो आपको पता है कि पहले आप गेट से बाहर निकलेंगे, फिर आप राइट लेंगे, फिर लेफ्ट लेंगे, ठीक है, फिर इस मोहल्ले में जाएंगे और वहां आपका घर दिखेगा। तो ये आपकी एक पूरी प्रोसीडुरल नॉलेज है कि आपको पता है कि स्कूल से घर कैसे पहुंचना है, ठीक है। ये आपके दिमाग में पहले से सेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के अंदर क्या होता है कि भाई इसमें क्या करता है, जो लर्नर है ना, वो मेटाकॉग्निटिव अपनी नॉलेज को बढ़ाता है और वो ये डिसाइड करता है कि उसे भाई आगे कहीं पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। मतलब जो आपकी इंटरनल जो नॉलेज है उसको एनहांस करती है मेटा, जो आप अपने आप सीखते हैं और खुद से डिसाइड करते हैं, उसको मेटाकॉग्निटिव नॉलेज बोल देते हैं। ये पढ़ा पढ़ाया रटाया रटाया नहीं होता, आपने जो खुद से अपनी नॉलेज डेवलप की होती है अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, उसे मेटाकॉग्निटिव नॉलेज बोलते हैं। उसके बाद आती है फैक्चुअल नॉलेज। फैक्चुअल नॉलेज भाई जो फैक्ट्स, जो लॉज जो आपको पहले से रटे रटाए हैं, उनको वैसा का वैसा इंप्लीमेंट करना, उसको फैक्चुअल नॉलेज बोल देते हैं। और सबसे एंड में है भाई हमारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के अंदर हम क्या करते हैं, दो बेसिक एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं भाई, ठीक है। बेसिक एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं। लार्ज स्ट्रक्चर, देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि कॉन्सेप्ट क्या चीज होती है। कॉन्सेप्ट यही चीज होती है कि जो आपको एक चीज पता है, ठीक है, कि भाई आपको ये पता है कि जैसे कि पानी है या बादल पानी उठाते हैं या पानी गर्म होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि इसका हीटिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर और भी कॉन्सेप्ट लग जाएंगे, कौन सा, वेपराइजेशन, जब पानी उबलेगा तो वो भाप बन के ऊपर उठेगा, ठीक है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके, ठीक है, क्या बेसिक एलिमेंट्स को कंबाइन करके जब आप एक लार्ज स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो उसी को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बन जाता है। कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, उनको कंबाइन करके आपने एक बड़ा स्ट्रक्चर, पूरी एक प्रोसेस क्रिएट कर दी, एक पूरा बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, तो उसी को हम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज प्रोवाइड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। जब आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को कंबाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है, एक कॉन्सेप्ट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो जो आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी, ठीक है। इससे क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं स्टूडेंट्स के। तो इसका सही आंसर देखिए, हमसे पूछा क्या हुआ था, क्वेश्चन में पूछा ये था बेसिक एलिमेंट से क्या बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा और फिर वो अपने आप एक साथ दोनों फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये किसमें होता है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के अंदर होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। डैश इज द लर्निंग डिसेबिलिटी एसोसिएटेड विद द स्पेलिंग। An individual with this disorder have difficulties utilizing clues from several sources that aid in deciding to the correct spelling। देखिए भाई स्पेलिंग से जुड़ा हुआ पूछा है आपसे, और स्पेलिंग से जुड़ा हुआ मैंने आपको बताया था, पीछे ही हम पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं भाई, हम पढ़ के आए हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है, डिसलेक्सिया में बच्चे को स्पेलिंग नहीं आती, पढ़ नहीं पाता वो स्पेलिंग, ठीक है। और यहाँ पे बात किसकी की गई है, डिसग्राफिया की। और डिसग्राफिया क्या होता है भाई,
डिस्ग्राफिया, जो डिस्ग्राफिया होता है वो राइटिंग डिसऑर्डर होता है भाई, ठीक है। तो स्पेलिंग में जब हम राइटिंग डिसऑर्डर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा वो, डिसलेक्सिक डिस्ग्राफिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डिसलेक्सिक डिस्ग्राफिया, मतलब आपको स्पेलिंग लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अच्छा, और बाकी जो हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है देखो। सबसे पहले देखो डिस्ग्राफिया मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपको राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। स्पेशल डिस्ग्राफिया क्या होता है, इसमें बच्चे को स्पेशल अवेयरनेस नहीं होती। जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, ABCD ऐसे लिखेंगे प्रॉपर लाइन में, ठीक है। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, A यहाँ लिख दिया, B यहाँ लिख दिया, C यहाँ लिख दिया, D यहाँ लिख दिया, EF ऐसे क्या करेंगे, उनको ये नहीं, इस स्पेस की जो नॉलेज नहीं होती कि भाई आपको एक सीक्वेंस में लिखना है, ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी लिख देते हैं, उसको स्पेशल जो है डिस्ग्राफिया बोल देते हैं। उसके बाद आ गया भाई मोटर डिस्ग्राफिया। मोटर डिस्ग्राफिया क्या होता है, मोटर डिसेबिलिटी की वजह से राइटिंग में जब बच्चे को प्रॉब्लम आती है उसे मोटर डिस्ग्राफिया की, भाई उसकी जो मोटर्स होती हैं, ठीक है, जो उसका फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, मसल टोन होती हैं, उनमें कुछ गड़बड़ की, बच्चा हाथ प्रॉपर उठा नहीं पाता इसलिए उसकी राइटिंग में गड़बड़ हो रही है, तो उसे हम मोटर क्या डिस्ग्राफिया बोल देते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं। अच्छा, उसके बाद था भाई डिसऑर्थोग्राफिया। डिसऑर्थोग्राफिया के अंदर ग्रामर की प्रॉब्लम होती है, बच्चा प्रॉपर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करता है अपनी जब राइटिंग करता है तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिक डिस्ग्राफिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच टाइप ऑफ करिकुलम लर्निंग इज स्प्रेड ओवर टाइम रेदर देन बीइंग कंसंट्रेटेड इन शॉर्टर पीरियड्स। भाई कौन सा ऐसा है जिसमें जो लर्निंग है ना वो धीरे धीरे मतलब लॉन्ग टाइम में होती है, ना कि छोटे से टाइम में एक बार में आपको सब कुछ बता दिया, बल्कि धीरे धीरे जैसा करिकुलम हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, बच्चे को धीरे धीरे चीजें सिखाई, पहले उसे अल्फाबेट सिखाए जाएंगे, फिर उसे वर्ड जोड़ने सिखाए जाएंगे, फिर सेंटेंस पढ़ना सिखाया जाएगा, फिर उसमें ग्रामर ऐड करनी सिखाई जाएगी। तो ये जो होता है ये प्रोसीडरल लर्निंग होती है भाई, धीरे धीरे बच्चा सारी चीजें सीखता है। तो हमसे ये पूछा हुआ है कौन सा करिकुलम है जिसके अंदर क्या होता है, मतलब लर्निंग जो है वो टाइम के अंदर स्प्रेड होती है, ना कि शॉर्ट टर्म में। तो चलिए देखते हैं पहले सारे करिकुलम्स को, फिर हमें समझ में आएगा आंसर क्या है। तो देखो सबसे पहले आया कोऑर्डिनेट करिकुलम। तो कोऑर्डिनेट करिकुलम के क्या अंदर होता है भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो एक स्कूल है, उसके अंदर बच्चे अलग अलग जगह से आएंगे, ठीक है, अलग अलग रिलीजन के आएंगे, अलग अलग भाषाओं के आएंगे, तो क्या होगा, उन सबको पढ़ाने के लिए कॉमन करिकुलम चाहिएगा, तो उसी को कोऑर्डिनेट करिकुलम बोल देते हैं भाई, जिससे क्या हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिटी बनी रहे, उसको हम कोऑर्डिनेट करें कि भाई करिकुलम के अंदर सबसे रिलेटेड चीजें डाली जाएं ताकि हर एक बच्चे का उसमें इंटरेस्ट बना रहे। दूसरा हमारा है कोरिलेशन करिकुलम। कोरिलेशन करिकुलम में क्या होता है कि भाई हम क्या करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर कोरिलेशन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे मैथ हमने पढ़ाया, एडिशन उसके अंदर सिखाया हमने, तो वही एडिशन हमारी फिजिक्स में भी काम आएगी, ठीक है। इसी तरह से हम इंटर रिलेशनशिप बना देते हैं किसके अंदर, सब्जेक्ट्स के अंदर, ताकि बच्चा उनको आपस में अच्छे से समझ सके, तो उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, उसको कोरिलेशन करिकुलम बोलते हैं। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट को कंबाइन करके एक ही चीज, जैसे एसएस की बुक बना देते हैं, उसके अंदर हम भाई हम हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स सारे चैप्टर डालते हैं, तो वही एक एग्जांपल होता है इंटीग्रेटेड करिकुलम का। भाई अलग अलग सब्जेक्ट ना लेते हुए सबको कंबाइन करके इंटीग्रेटेड एक करिकुलम क्रिएट कर दिया, ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इतनी बेटर हो जाए आपस में वो करके कि भाई उसको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। और नेक्स्ट करिकुलम है भाई हमारा स्पाइरल करिकुलम। ये दिया था भाई बर्नर की थ्योरी के अंदर आया था स्पाइरल करिकुलम। जैसे स्पाइरल होता है ना भाई, देखो ऐसे स्पाइरल ऐसे होता है, पहले छोटा होता है, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता रहता है। तो इसी तरह जैसे हम स्कूल में सीखते हैं तो वो स्पाइरल की ही फॉर्म में होता है, ठीक है। पहले हम धीरे छोटे कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बड़ी होती रहती है हम उस कॉन्सेप्ट को और डीपली पढ़ने लग जाते हैं, तो उसी को स्पाइरल करिकुलम बोलते हैं, और यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। स्पाइरल करिकुलम के अंदर होता क्या है कि भाई लेवल ऑफ कैटेगरी बिकेम मोर स्पेसिफिक, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे जो स्पेसिफिक होता जाएगा सब्जेक्ट जनरल से। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट स्किल जो होती हैं वो बार बार बच्चा देखता है, ठीक है। जैसे कि एडिशन आया, ठीक है, आपको एडिशन कंटिन्यूसली चलता रहेगा, मैथ्स का एडिशन ले लो, या आप कोई कॉन्सेप्ट देख लो, आपने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो आपको 8वीं में भी आएगा, 9वीं में भी, 10वीं 11वीं 12वीं, हर जगह बार बार जब वो कॉन्सेप्ट रिपीट होता रहेगा तो आपकी उसके ऊपर पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो ये हमारे जो है स्पाइरल करिकुलम के फायदे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रिगार्डिंग द ट्रूथफुलनेस। तो भाई स्टेटमेंट 1 हमें गिवन है, सोशल स्टडीज कैरी ए नॉर्मेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट एंड वाइडन द पॉपुलर बेस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, नेमली फ्रीडम, ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और फॉर डाइवर्सिटी, ठीक है। अगला है भाई सोशल साइंस हैज प्रैक्टिकल बेस। तो देखो बात की गई है सोशल स्टडीज की,
और सोशल साइंस की। ठीक है भाई, पहले में तो हमें ये गिवन है कि सोशल स्टडीज में हम पढ़ते हैं ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज कौन सी? फ्रीडम, ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और डाइवर्सिटी। और दूसरा हमें गिवन है कि जो सोशल साइंस है ये प्रैक्टिकल होती है। ठीक है, चलिए अब हम दोनों को पढ़ लेते हैं तो हमें समझ आएगा कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो देखिए, सबसे पहले सोशल साइंस। तो जो सोशल साइंस होती है ये होती है थ्योरेटिकल अप्रोच भाई, थ्योरेटिकल। ठीक है, सोशल साइंस हमेशा थ्योरेटिकल, इस पे हम थ्योरेटिकल डाटा रिसर्च करते हैं कि भाई क्या क्या हुआ था, किस तरह से डेवलपमेंट हुई थी। लेकिन सोशल स्टडीज में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं भाई। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन का मतलब प्रैक्टिकल। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ प्रैक्टिकल दिया हुआ है, मतलब दूसरी स्टेटमेंट तो हमारी सीधी गलत होगी। जो सोशल साइंस होती है वो थ्योरेटिकल होती है, ना कि प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होती है हमारी सोशल स्टडीज। अगली चीज देखिए, सोशल साइंसेज सीक सोशल यूटिलिटी वेयर एज सोशल स्टडीज सीक इंस्ट्रक्शनल यूटिलिटी। वही चीज सोशल साइंस में क्या हो जाएगा, ये सोशल यूटिलिटी मतलब कि थ्योरेटिकल अप्रोच पे चलती है, और ये इंस्ट्रक्शन कौन सी होती है, प्रैक्टिकल हो जाती है। तो ये प्रैक्टिकल पे काम करती है। अगली है, सोशल साइंसेज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग एंड ब्रॉडनिंग द पॉपुलर बेसिक। ठीक है भाई, यहाँ पे सोशल स्टडीज गिवन था कि भाई इसके अंदर फ्रीडम, म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट आएगा, लेकिन ये आ किसके अंदर है, ये आ रहा है सोशल साइंस, इसलिए हमारी दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। ठीक है भाई, तो ये हमारा किससे क्या पता चला हमें, बोथ स्टेटमेंट वन एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भाई ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो भाई इसी तरह से आप हमारी वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए, आपको जरूर ना जरूर डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस मिलेंगे और आप उनको बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।